हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? कैसे हो बालक बालिकाओं, कैसे हो आप सभी? थोड़ा सा छोटा कर देना इसको, खींच देना उधर। हाँ, उधर 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 उल्टा उल्टा, और और बस ठीक है जी। नहीं ठीक है। कैसे हो बच्चों? बढ़िया है? हाँ जी। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बेटा, कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, कल आपकी क्लास की ऑफ रहेगा। बाकी सैटरडे को केमिस्ट्री की क्लास रहेगी, और मे भी पॉसिबल अगर देखा जाए तो बायो की अगर होएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? हाँ जी, ठीक है बेटा। तो जितने भी बच्चे हैं जो कल ईद मनाएंगे उनको एडवांस में ईद मुबारक। कल की छुट्टी है, और मुझे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि कई बच्चों ने ये मैसेज किए थे कि सर आप लोग दिवाली होली पे छुट्टी करते हो, ईद पे छुट्टी नहीं करते हो, दिस इज नॉट राइट। मैंने कहा ठीक है यार, बात तो बिल्कुल सही है, तो ईद की भी छुट्टी होएगी। ठीक है, कोर्स हम अब कवर करेंगे, जैसे जैसे भी होएगा वो मेरी जिम्मेदारी है कोर्स कवर कराने की, लेकिन जो ठीक है वो ठीक है ना? सर जैद को ब्लॉक क्यों नहीं किया? क्योंकि जैद को ब्लॉक मैंने इसलिए नहीं किया, मैं गया था ब्लॉक करवाने के लिए, और जो भैया हैं जो ब्लॉक करते हैं उन्होंने बोला कि सर इसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 517 के आसपास मार्क्स आए थे। आई नो कि ब्लॉक करना जरूरी था जैद को, मुझे मालूम है जैद जैसे बच्चों को ब्लॉक करना जरूरी है, लेकिन मेरे ब्लॉक करने से अगर उसका सिलेक्शन रुक जाता, उसकी सोच ठीक है, सोच बदली जा सकती है, लेकिन सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना। मैं चाहता हूं कि जैद जैसे बच्चे जिनकी ऐसी अगर सोच है तो भी प्लीज अपनी सोच को बदलें और फोकस पढ़ाई पर करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि उनके सिलेक्शन रुके। आप लोग बस बोलते हो, करते नहीं हो, ब्लॉक नहीं करते हो। हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर जैद या किसी भी बच्चे ने इस तरह की फालतू की बात करी तो अब ये लास्ट चांस था जैद और उन जैसे बच्चों के लिए जो गलत कमेंट करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद में लास्ट मतलब में एक पीक होती है ना, एक लिमिट होती है, उस लिमिट के पार हो चुकी है वो। अब इसके बाद अगर कोई भी वल्गर कमेंट आया, वल्गर, वो फिर नहीं होगा। ठीक है? ओके, चलें। ओके, अंजलि कह रही है छुट्टी कैंसिल कर दो। ठीक है, गलत उसमें मत जाओ। ठीक है अंजलि, आइए बेटा पढ़ाई करते हैं। ठीक है सर, फिजिक्स वाली क्लास जो है 7 मिनट की आई थी वो बोल दिया गया। आपके जैसे कई बच्चे हैं जिन्होंने मैसेज कर दिया था 7 मिनट की आई है, और जैसे उन्होंने मैसेज किया आगे फॉरवर्ड कर दिया और वो क्लास सही कर दी जाएगी। हाँ चलो आइए। सर आपके पास ब्लॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस पापा जी नाम का जो बालक है इसको अभी के अभी ब्लॉक करके इसको बता दो कैसे ब्लॉक किया जाता है। पापा जी नाम से जो है, देख बेटा तू मेरे साथ खेलेगा तो मैं बहुत बुरा खेलता हूं। ठीक है, नीचे करो, स्क्रॉल करो और देखो इसमें पापा जी नाम से आएगा एक, उसको अभी के अभी टाइम आउट कर देना, रिफ्रेश करते रहो, आ जाएगा। बस 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 अभी आएगा, देखते रहना। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन ये चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर को आज हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आधे पौने घंटे में इस चैप्टर को खत्म करके आपको पूरा टाइम दूं कि आप लोग पढ़ाई करें। ठीक है जी, चलो आइए। कोशिका चक्र कोशिका विभाजन ये चैप्टर चल रहा था जिसमें हम लोग अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे थे, और अर्धसूत्री विभाजन में हम क्या क्या पढ़ चुके थे मैं एक बार आपको वापस से याद दिला देता हूं बेटा। अर्धसूत्री विभाजन जो था इसमें ये वाली लाइन कई बच्चों को समझ में नहीं आई थी ना? हाँ सर, ये वाली
पोर्शन जो था इसमें ये वाली लाइन, ये पर्टिकुलरली जो सेकंड बिंदु था, ये वाला सेकंड वाला, ये वाला बिंदु समझ में नहीं आया था। मैंने कहा ठीक है, ये तेरे को आज बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, कौन सी अवस्था होती है जिसमें अगर मात्रा 2C है 2C से 4C हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, वो आपसे गलत हो गया था, वो भी बताऊंगा। कॉलचिसिन क्या होता है, क्या कार्य करता है, वो भी आज बताऊंगा। यही था ना, यही था ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो था, इस अर्धसूत्री विभाजन के दो भाग थे, ये आप जानते हैं, अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम की 4 अवस्था है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम, अंत्यावस्था प्रथम। जिसमें पूर्वावस्था प्रथम जो थी, इसकी कुल 5 अवस्थाएं थी। इन 5 अवस्थाओं को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। कौन कौन सी? तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट और पारगति क्रम। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये 5 अवस्थाएं हमने पूर्वावस्था प्रथम की पढ़ ली थी। ठीक है, यहां तक ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तनुपट पढ़ लिया, युग्मपट पढ़ लिया, और उसके बाद में द्विपट और स्थूलपट, और फिर द्विपट, और फिर फाइनली पारगति क्रम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पारगति क्रम तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। हाँ जी, अब इसके बाद क्या स्टार्ट होएगा? आप लोगों ने एक सेल के अंदर क्या करा दिया? प्रोफेज 1 करा दिया है। ठीक है, आपने एक सेल के अंदर प्रोफेज 1 करा दिया है। अब आप मुझे बताइएगा, ये जो कोशिका जो है जिसके अंदर आपने प्रोफेज 1 करा दिया था, ये एक कोशिका जिसके अंदर केंद्रक था, और इस केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन के धागे थे, ये तारक केंद्र था, कोशिका द्रव्य था। आप मुझे फाइनली जल्दी से बताइए, आपने इस कोशिका के अंदर प्रोफेज 1 करा दिया है। अब प्रोफेज 1 जब आप लोगों ने करा दिया इसमें, तो केंद्रक आवरण हट चुका है। सोच, जल्दी से सोच, केंद्रक आवरण हट चुका है, तारक केंद्र गुणसूत्र पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, केंद्रिका खत्म हो चुकी है, कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो चुका है। समजात गुणसूत्र याद आ रहे हैं? समजात गुणसूत्र जो थे, कौन से? होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे, उनके बीच में एक्सचेंज हो चुका है। हाँ सर, समजात गुणसूत्रों के बीच में एक्सचेंज हो चुका है। हाँ जी सर, ठीक है। अब जरा इमेजिन कर, ध्यान से देख, फोकस करना यहां पर। सर इंटरकाइनेसिस क्या होता है बेटा? अंतरावस्था को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, और सॉरी इंटरफेज बोलते हैं। और अंतरालावस्था जो होती है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख ले, आ रही हैं चीजें। हाँ सर, आपने अपने नोट्स में क्रोमेटिन की जगह क्रोमोसोम लिख दिया। वो इसलिए लिख दिया क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दोस्त, मेरे को भी पता है ना राघवेंद्र? जरा एनसीईआरटी खोल कर देख, एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़, देख क्या लिखा हुआ उसमें। मैंने वही लैंग्वेज यूज में लिए जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, वंदना गौर, सर ए प्लस बैच कमिंग सून दिखा रहा है। हाँ, तो जो कमिंग सून है उनको कमिंग सून दिखाएगा, जिनका हो गया है, जिनका हो गया उनको ए प्लस बैच दिखा रहा है। डन। सर कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है, सुबह 11 बजे अपलोड हो गई है। अब थोड़ा सा यहां पर पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगी यार दोस्त। सर तारक केंद्र किस अवस्था में द्विगुणन करता है? मिस्टर राज को अभी तक ये नहीं पता। ऐसा अवस्था में तारक केंद्र द्विगुणन करता है। सर यहां पर तो ऐसा अवस्था होएगी नहीं। अरे पहले पढ़ तो ले यार, पढ़ाई कर ले। नहीं, तुम एक बात बताओ, मेरे को पढ़ाने दोगे? सर कमेंट हटा दो भैया इनके कमेंट। देख भैया, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो फालतू की बातें यहां पर करता रहे। मैं नहीं कर रहा हूं अब, ठीक है। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं आपके कुछ बच्चों की वजह से, जो पढ़ने नहीं आते हैं, सिर्फ बिना फालतू में टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाओ यार, मैच्योर हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो यार। नीट की तैयारी कर रहे हो, यहां पर मजाक नहीं चल रहा है। ये कोशिका जिसके अंदर आपने प्रोफेज 1 कंप्लीट करा दी है, प्रोफेज 1 में आपने लेप्टोटीन करा दिया, जाइगोटीन करा दिया, पैकाइटीन करा दिया, डिप्लोटीन करा दिया, डायाकाइनेसिस करा दिया। ये
पांचों अवस्थाएं आपने करा दी है प्रोफेज 1 की। फाइनली केंद्र का आवरण हट चुका है, कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो चुका है। अब बात आ रही है ये जो क्रोमेटिन जो था, है ना, गुणसूत्रीय पदार्थ लिखा हुआ उसको, ये क्रोमेटिन गुणसूत्रीय पदार्थ यानी वो पदार्थ जो गुणसूत्र बनाएगा, इसने गुणसूत्र बना दिया था। हां सर। समजात गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय हो चुका था। हां सर। अब समजात गुणसूत्र फोकस करना यहां पर किस तरीके से लगे हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये है समजात गुणसूत्र। ये 1-1 है, ये 2-2 है, ये 3-3 है, ये 4-4 है, ये 5-5 है, ऐसे 6-6, 7-7 हमारे अंदर 23-23 है। ये समजात गुणसूत्र किस ऑर्डर में लगे हुए ये जरा देख और थोड़ा सा फोकस कर यहां पर और इमेजिन कर समसूत्री विभाजन में जो तूने कोशिका देखी थी, समसूत्री विभाजन में याद कर, समसूत्री विभाजन में जो तूने कोशिका देखी थी उस समसूत्री विभाजन की कोशिका को याद कर। समसूत्री विभाजन की जो कोशिका थी बेटा, उस कोशिका में याद कर, समसूत्री विभाजन की कोशिका में जरा इधर देख, समसूत्री विभाजन की जो कोशिका थी, क्या उस कोशिका में गुणसूत्र जो थे, गुणसूत्र जो थे, सोच, क्या वो 1-1 ऊपर नीचे लगे हुए थे या एक रेखा में लगे हुए थे? सोच, क्या वो 1-1 ऊपर नीचे एक जोड़े के रूप में लगे हुए थे या ऐसे लगे हुए थे? सोच, एक रेखा थी या दो रेखाएं थी? सोच, एक लाइन में थे कि दो लाइनों में थे? बस सिंपल सा कंसेप्ट, एक लाइन में थे कि दो लाइनों में थे? सिंपल सर। समसूत्री विभाजन में एक लाइन में सारे के सारे थे, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 इस तरीके से थे। लेकिन अर्धसूत्री में ऊपर नीचे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 इस तरीके से समझा। अब इससे क्या होगा सर? इससे क्या होएगा? इससे ये होएगा क्या कि यहां से जो तरकु तंतु आएंगे, इस ध्रुव के तारक केंद्र से जो तरकु तंतु आएंगे वो केवल इससे जुड़ रहे हैं, इससे नहीं जुड़ रहे। और यहां से जो तरकु तंतु आ रहे हैं वो इससे जुड़ रहे हैं, इस वाले से नहीं जुड़ रहे। सिमिलरली ये इधर 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 इधर, ये इधर 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 इधर। यानी आप मुझे बताइएगा समसूत्री विभाजन में, अगर मैं यहां पर समसूत्री विभाजन की बात करूं बेटा, तो सोच, समसूत्री विभाजन में अगर मैं बात करूं, ये अगर एक गुणसूत्र है और अर्धसूत्री विभाजन में अगर मैं बात करूं ये एक गुणसूत्र है, तो समसूत्री विभाजन में एक गुणसूत्र से दोनों ध्रुवों से आए हुए तरकु तंतु जुड़ रहे थे। क्या बोला मैंने? वापस से सुन, एक गुणसूत्र से दोनों ध्रुवों से आए हुए तरकु तंतु जुड़ रहे थे। किसमें? वापस से देख, इधर देख, क्या बोला मैंने? एक गुणसूत्र से विपरीत ध्रुवों से आए हुए तरकु तंतु जुड़ रहे थे, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में केवल एक ध्रुव से आया हुआ तरकु तंतु एक गुणसूत्र से जुड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोलिए जल्दी से, क्या इतनी सी बात आपके पल्ले पड़ गई? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है बेटा? जल्दी से मुझे बताइए। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। क्लियर? सीधी सीधी बात थी, समझ में आ गई है? डन डन डना डन डन। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। चलो, सो समसूत्री विभाजन में
एक गुणसूत्र से दोनों ध्रुवों से तर्कुतंतु आए। अब ये तर्कुतंतु यहां से और ये तर्कुतंतु यहां से जब आए थे, अगर ये खींचेंगे, अगर ये खींचे जाएंगे तो क्या ये गुणसूत्र टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हां सर, ये टूट जाएगा। ये अगर खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, है ना। गुणसूत्र बिंदु जो था वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हां टूटेगा, ये हमने पढ़ लिया है। सर ऐसा क्यों हुआ? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, लेक्चर लिया कर, सेकंड लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके, सेकंड लेक्चर में पूरा कंसेप्ट बता दिया था। तेरे को अब होश आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र को तोड़ दिया था, गुणसूत्र बिंदु को तोड़ दिया था, आधा आधा गुणसूत्र बना दिया था। अर्ध गुणसूत्र जो थे ये ध्रुवों पर ले जाए गए थे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में, समसूत्री में तो ये हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होएगा कि गुणसूत्र टूटेगा कि पूरा का पूरा उठाकर ले जाया जाएगा। सोच, अब ये पूरा का पूरा गुणसूत्र इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सिमिलरली ये वाला इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो दिमाग लगा कंडीशंस कैसी हो जाएंगी। सोच, ये अगर इधर इधर चले जाएंगे, ये गुणसूत्र यहां पर जाएंगे, ये लो जनाब, ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, डन, आ गए। हाँ सर, अब ये कौन सी अवस्था में हो रहा है ये काम? दिमाग लगाइए, हम कौन सी अवस्था, प्रोफेज के बाद ये कौन सी अवस्था थी? दिमाग लगा सर, ये मेटाफेज में ही तो हो रहा है। किसमें हो रहा है सर? मेटाफेज 1 में क्या हुआ था? सारे के सारे गुणसूत्र जो थे वो सारे के सारे गुणसूत्र दो रेखा में बट गए थे। किसमें बट गए थे? ये कंडीशन किसमें है सर? ये कंडीशन है मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में गुणसूत्र जो होते हैं मध्य रेखा में अलाइन हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन कितनी रेखा में? दो रेखा में, पेयर में अलाइन हो रहे। 1 1 2 2 3 3 4 4। समसूत्री विभाजन में पेयर में नहीं थे, एक ही रेखा में थे। अब यहां पर ये मेटाफेज 1 के बाद फिर क्या आएगी? एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होएगा? सोच, एनाफेज 1 में क्या होएगा सर? एनाफेज 1 में पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ध्रुवों पर ले जाया जाएगा। ये लो जी, ये पूरा गुणसूत्र जो था उठाकर कहां लेकर आ रहे हैं? ध्रुवों पर लेकर आ रहे हैं एनाफेज 1 में। डन। किसमें? एनाफेज 1 में गुणसूत्रों को उठाकर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चले, समझ में आ गया इतनी सी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? जल्दी से मुझे बताइए यहां तक की बात। हाँ बोलिए। एनाफेज 1 में, पश्चावस्था प्रथम में आपने गुणसूत्रों को उठाकर ध्रुवों पर ले आए हैं। क्या एनाफेज 1 में, जल्दी से बता, गुणसूत्र टूटा? क्या एनाफेज 1 में क्या गुणसूत्र बिंदु टूटा? क्या अर्ध गुणसूत्र बना? जल्दी से सोच, क्या एनाफेज 1 में अर्ध गुणसूत्र बना? क्या गुणसूत्र टूटा? क्या गुणसूत्र बिंदु टूटा? नहीं, पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर लेकर आ गए हैं। ठीक है, ये हो गई एनाफेज 1। अब क्या होगी इसके बाद? ये ध्रुवों पर फाइनली पहुंच जाएंगे। इधर भी ध्रुवों पर पहुंच गए हैं। फिर इसके बाद क्या होएगा? केंद्रक आवरण बन जाएगा। अब ये कार्य कौन सी अवस्था में होएगा सर? ये होएगा टीलोफेज 1 में। टीलोफेज 1 में, तो टीलोफेज 1 में सेम टू सेम वही कहानी होएगी जो समसूत्री विभाजन में हुई थी। समसूत्री विभाजन के टीलोफेज में क्या हुआ था सर? केंद्रक आवरण वापस बन जाएगा, केंद्रिका बन जाएगी, कोशिकांग दिखने लग जाएंगे, वो सब कुछ सेम टू सेम होएगा।
बस फर्क किसमें आया था, मेटाफेज 1 और समसूत्री के मेटाफेज 1 में डिफरेंस क्या था, इस मेटाफेज में गुणसूत्र अलाइन तो हो रहे हैं, मध्य रेखा पर तो लग रहे लेकिन दो रेखाओं में लग रहे हैं। वहां पर एनाफेज 1 में क्या था, गुणसूत्र तोड़ा गया था, गुणसूत्र बिंदु टूटा था, अर्ध गुणसूत्र बने थे। यहां की एनाफेज में गुणसूत्र बिंदु नहीं टूटेगा, गुणसूत्र नहीं टूटेगा, अर्ध गुणसूत्र नहीं बनेंगे, पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ध्रुवों पर ले जाया जाएगा। टीलोफेज 1 सेम टू सेम किसके जैसी, समसूत्री विभाजन के जैसी बिल्कुल होता है। दीप्ति यदुवंशी, क्रॉसिंग ओवर एक्स और वाई के बीच में भी होता है, एक्स एक्स के बीच में भी होता है। अब आप बोलेंगे सर एक्स वाई के बीच में कैसे हो जाएगा, ये तो समझात नहीं है, अपवाद तो होता ही है ना, बिल्कुल होता है। तो एक नर के अंदर एक्स और वाई के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। हमेशा आप बोलते हैं ना समझात के बीच में होता है, यस 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो समझात हैं। तो एक्स वाई समझात नहीं है, लेकिन फिर भी क्रॉसिंग ओवर तो होएगा। अगर नहीं होता तो दिमाग लगा वेरिएशन कैसे आते, फिर तो एक्स वाई में भी होएगा। अरे यार एक तो है ना ये पगला गया ये डॉक्टर एमएस नाम से और ये स्वाति नाम से, ये बिल्कुल बिल्कुल कैसे बच्चे हैं कसम से, ये बिल्कुल बिल्कुल महा बेवकूफ बच्चों में से एक है। मैं 10 बार बोल दिया कि कल का लेक्चर सुबह अपलोड हो चुका है 2 घंटे 36 मिनट का, फिजिक्स का लेक्चर जो 7 मिनट का है अभी क्लास बंद हो जाएगी, अपलोड हो जाएगा। फिर एक ही चीज को लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े। यार क्या तुम पागल हो क्या, तुम दिमाग से हल्के हो क्या तुम। सर आज ये चैप्टर खत्म होएगा, यस आज ये चैप्टर खत्म होएगा। सर क्वालिटी सिंह समझा दिया, गुस्सा कर रहा है, दुख लगा दू तुम्हारे, तुम पागल हो क्या बे, अभी तुमको बताया है सारी चीजें तुमको पढ़ाएंगे, तुम हिले पड़े हो क्या दिमाग से, हैं? दिमाग है या कहीं 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 छोड़कर आ जाता है। वाई क्रोमोसोम कहां से आता है, हमारे जेब में रखा हुआ है, हमारा मन करता है हम डाल देते कोशिका में वाई क्रोमोसोम। और कोई है यहां पर इस क्लास में? चलो इधर आ जाओ, वापस से सुनो, फिर से एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुन जितने भी बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बीच बीच में फ्लो ये तोड़ते हैं, कोई बात नहीं, तुम अपना फोकस करो यहां पर पढ़ाई में। ये डांट खाते रहेंगे, ये पूरे साल भर डांट खाते रहेंगे, टेंशन मत लेना, तुम्हारा बीच में फ्लो टूटेगा कोई बात नहीं, मैं वापस से रिपीट करूंगा, लेकिन ये डांट खाते रहेंगे। इनका 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 उसूल है, ये जहां पर भी जाते हैं ये डांट खाते हैं, इनका काम है कि सर हमको चपेड़ लगाओ हम तभी जागते हैं, तो इनका ये काम है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। सो ये कोशिका बेटा, इस कोशिका में प्रोफेज 1 हुआ जिसमें लैप्टोटीन हो गई, जाइगोटीन हो गई, पैकाइटीन हो गई, डिप्लोटीन हो गई, डायाकाइनेसिस हो गई थी। ये होने के बाद में इस कोशिका में केंद्र का आवरण हट गया था, तारक केंद्र ध्रुवों पर पहुंच गए थे, क्रोमेटिन जो था वो संघनन करके गुणसूत्र बना दिया था, ये हमने देख लिया था कल। फिर आज क्या पढ़ा, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या हुआ था, प्रोफेज 1 की मेटाफेज 1 और वहां पर समसूत्री विभाजन की जो मेटाफेज थी उसमें डिफरेंस क्या था। यहां पर इस मेटाफेज 1 में गुणसूत्र मध्य रेखा पर तो लग रहे हैं, लेकिन किस तरीके से लग रहे हैं वो याद रखना है, क्या कि क्रोमोसोम 1 1 साथ साथ नहीं है, इस तरीके से पेयर की फॉर्म में ऊपर नीचे है, 2 2 3 3 4 4 5 5, इस तरीके से ऊपर नीचे गुणसूत्र लग जाते हैं। तो मध्य रेखा में 2 पट्टिकाएं बनती हैं, 2 पट्टियां बनती है समजात गुणसूत्रों से, ठीक है। फिर इसके बाद एनाफेज 1 में हमने क्या देखा था भैया, एनाफेज 1 में कहीं ना कहीं जो यहां पर अर्धसूत्री विभाजन में एक गुणसूत्र से केवल एक ध्रुव से आया हुआ, ये इस तरीके से था, ये वाली कंडीशन थी बेटा हमारे पास, ये वाली कंडीशन थी समसूत्री में, ये वाली कंडीशन थी अर्धसूत्री में, ठीक है।
समसूत्री में यहां पर एक गुणसूत्र से दोनों ध्रुवों से आए हुए तारक के दोनों ध्रुव से आए हुए तरकु तंतु आए थे, इस गुणसूत्र को तोड़ा था। तोड़ा इसलिए था ताकि जब ध्रुवों पर यह गुणसूत्र का आधा भाग इधर जाए आधा भाग इधर जाए तो गुणसूत्र की संख्या समान रहे, है ना। अब ये वन वन था, एक मम्मी का था एक पापा का था। अब इमेजिन कर, ये वन वन था, एक मम्मी का था एक पापा का था। अब इधर सोच किसका चला गया, मम्मी का चला गया, इधर सोच पापा का चला गया। अब ये जो केंद्रक बनेगा इस केंद्रक के अंदर पापा का है मम्मी का तो नहीं है, इसके अंदर मम्मी का है पापा का तो नहीं है, यानी गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई, हाफ हो गई है। क्या हो गई है, आधी हो गई है। और फाइनली टीलोफेज 1 जब आया केंद्रक आवरण बन गया, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। जल्दी से मुझे बताइए यहां तक की बात में किसको कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा फटाफट। सर इसका मतलब नर में समजात जोड़े 22 होते हैं। ओए होए 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 विकास बाबू, दिमाग की बत्ती जल गई। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था और बता दिया था। हाँ जी, हाँ बेटा, नर में समजात गुणसूत्र कितने होते हैं, 22 होते हैं, मादा में 23 होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, इसमें G2 फेज होगा। अभी रुक जा, अभी पहले यहां तक तो बता, ये चीज समझ में आई। पूछें क्वेश्चन, चलो 2 क्वेश्चन है, इधर देखिएगा। अर्धसूत्री प्रथम होने के बाद में, फर्स्ट होने के बाद में एक कोशिका में मान ले गुणसूत्र की मात्रा जो थी, मात्रा गुणसूत्र या डीएनए बोल दे, गुणसूत्र बोल दे, है ना। इसकी मात्रा अगर 4C थी, अर्धसूत्री प्रथम जब हो जाएगा उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस हमने करा दिया, साइटोकाइनेसिस हमने करा दिया। बता, यहां पर गुणसूत्र की मात्रा, यहां पर फिर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर डीएनए लिख दिया था। अरे भैया, डीएनए ही तो गुणसूत्र बनाता है मेरे भाई। कसम से हमको इतना व्हाट्सएप पे पागल कर दिया ना, सर आपने उस क्वेश्चन में ना गुणसूत्र बोला था, डीएनए बोला था। अरे भैया, गुणसूत्र कौन बनाता है, डीएनए। मैंने बोला यहां पर डीएनए की मात्रा या गुणसूत्र की मात्रा 4C है, ठीक है। और यहां पर टोटल ये 4C मात्रा जो है, ये टोटल 10 यहां पर क्या है, गुणसूत्र है, ठीक है। ये भी तेरे को समझ में नहीं आया तो यूं सोच ले, एक व्यक्ति का भार 10 किलोग्राम है। एक व्यक्ति का भार कितना किलो, 10 किलो। 10 व्यक्तियों का कितना, 100 किलो है। यहां पर मान ले 10 व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति का भार जो है वो कुछ होगा, है। तो यहां पर 10 गुणसूत्र है और उन 10 गुणसूत्र की मात्रा जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है 4C से। इतनी सी बात समझ में आई, या ये भी ऊपर से चीरती हुई गई है? अगर ये भी ऊपर से चीरती हुई जा रही है तो बेटा इससे ज्यादा मैं नहीं गिर पाऊंगा तेरे को समझाने के लिए। मेरे भाई, यहां पर ये कोशिका, इस कोशिका के अंदर ये 10 गुणसूत्र हैं और ये 10 गुणसूत्र जितनी मात्रा है, इनकी टोटल मात्रा को, इन 10 गुणसूत्रों की मात्रा को मान ले मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, 20C से। किसी से भी कर सकता हूं, जस्ट क्वेश्चन के बिहाफ पर सोच। मैंने यहां पर मात्रा को रिप्रेजेंट किया है। रिप्रेजेंट किया है क्या, कि इन 10 गुणसूत्रों की मात्रा अगर 4C है तो बता इस कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होएगी और इसकी मात्रा कितनी होएगी, ये बतानी है आपने। मात्रा कितनी होएगी और संख्या कितनी होएगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर भी मिल जाएगा आपको।
अभी हमने G1 SG2 कुछ नहीं पढ़ा है यार। देख मेरे भाई, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, 10 गुणसूत्र हैं और मात्रा जो है इन गुणसूत्रों की 4C है। 4C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इनकी मात्रा को। ठीक है, ठीक, डन। अब अगर ये 4C है 10 गुणसूत्रों की, यानी 5 गुणसूत्रों की 2C, इन 5 की 2C है, 5 गुणसूत्रों की 2C, इन 5 गुणसूत्रों की 2C, टोटल कितना हो गया 4C। अब तो इन 10 गुणसूत्रों में से 5 इधर डालेगा, 5 इधर डालेगा, तो यहां पर मात्रा भी तो आधी हो गई ना 2C, और संख्या भी तो क्या हो गई, आधी हो गई, हाफ हो गई। बोल क्या समझ में नहीं आया इसमें तेरे को? क्या चीज समझ में नहीं आई? कौन सी चीज समझ में नहीं आई? संख्या कितनी होएगी, आधी, यानी 5 हो जाएगी। 5 लिख देता हूं। संख्या कितनी है, 5 है, मात्रा 2C है। बोल क्या समझ में नहीं आया? बोलो क्या समझ में नहीं आया? सामने आपके चीज है, सिंपल सी चीज है। समझ में आ गया? चलें आगे। ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से आएंगे तो कर लेंगे ना? अगर इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेगा ना बाबू? कोई तकलीफ तो नहीं होएगी? समझ में आ जाएगी चीज? चलें, डन, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न जो है वो ये कि बेटा अगर तो इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन कराने वाला है, मैं प्रश्न अगला तुमसे पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इस कोशिका के अंदर अगर तू अर्धसूत्री स्टार्ट कराने वाला है, और अर्धसूत्री में सबसे पहले अर्धसूत्री प्रथम होएगा, अगर तू इस कोशिका में अर्धसूत्री कराने वाला है तो बता मुझे इस कोशिका के अंदर, ये कोशिका, इस कोशिका में अगर तू अर्धसूत्री प्रथम कराने वाला है तो ये कोशिका में विभाजन से पहले क्या हुआ होगा? सोचे, कोशिका विभाजन करने वाली है, विभाजन से पहले कौन सी अवस्था आती है? सोचो, विभाजन से पहले कौन सी अवस्था आती है? जल्दी से बताइएगा बेटा, जल्दी से। विभाजन से पहले कौन सी अवस्था आती है? वृद्धि आती है कि नहीं आती है? होती है कि नहीं होती? कौन सी होती है? वृद्धि, है ना? यानी ये कोशिका कौन सी अवस्था से गुजरी होगी? वृद्धि अवस्था से। और उस वृद्धि अवस्था में जीवन आया होगा? हाँ सर। जीवन के बाद एस आया होगा? हाँ सर। एस के बाद G2 आया होगा? हाँ सर। इतनी सी बात समझ में आई कि इसमें कोई तकलीफ थी? सर एस नहीं होगी। अरे भैया G1 भी होएगी, एस भी होएगी, G2 भी होएगी। G1 भी होएगी, एस भी होएगी, G2 भी होएगी, तब जाकर ये कोशिका बनेगी। फिर इस कोशिका में वृद्धि के बाद में विभाजन होएगा, ये बोल रहा हूं। सर एस नहीं होएगी। अरे एस तो उसके बाद में नहीं होगी यार, मूर्ख हो यार कसम से तुम। कह रहा है एस नहीं होएगी। अबे एस अर्धसूत्री प्रथम होने के बाद में जब 2 कोशिकाएं बनेंगी उनमें नहीं होएगी फिर एस, पहले तो होएगी ना। सारा गुड़ गोबर कर देता है पढ़ने का। कौन है ये बालक? ऋषभ, ये एक अजय कुर्मी नाम से बालक है,
बहुत दिनों से परेशान कर चुका है, मैं इरिटेट हो चुका हूं इसकी वजह से। प्लीज इसको ब्लॉक कर देना इमीडिएटली। मैं मेरा माथा खराब हो चुका है इसकी वजह से। इसको परमानेंटली ब्लॉक चाहिए मुझे, परमानेंट। फिर से देख, वापस से सुन, दिमाग लगा। यहां पर यह कोशिका है और इस कोशिका के अंदर तो विभाजन कराने वाला है। विभाजन कराने से पहले वृद्धि कराएगा। उस वृद्धि में जीवन भी होएगा, एस भी होएगा, G2 भी होएगा। उसके बाद ये कोशिका बनेगी, इसमें गुणसूत्र होंगे। अरे बांगड़ू, अगर एस नहीं कराएगा तो गुणसूत्र कहां से बनेंगे? पूर्ण गुणसूत्र कैसे होंगे? अर्ध गुणसूत्र नहीं रह जाएंगे। तो एक कोशिका में अर्धसूत्री प्रथम कराने से पहले एस अवस्था होगी, हां जी होगी, तभी क्या बनेंगे? गुणसूत्र। ये पूर्ण गुणसूत्र बनेंगे। फिर अर्धसूत्री प्रथम होने के बाद में, अर्धसूत्री प्रथम होने के बाद में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होने के बाद में जो तू दो कोशिका बनाएगा, इन दोनों कोशिकाओं में पूर्ण गुणसूत्र जाएंगे, पूरे गुणसूत्र जाएंगे। अब जब पूरे गुणसूत्र चले गए हैं, आधे नहीं गए हैं, पूरे गए हैं, सेकंड लेक्चर में बता चुका हूं, जब यहां पर पूरे गुणसूत्र गए हैं, अब इस कोशिका में जब तू वृद्धि कराएगा, इस कोशिका में अब जब तू वृद्धि कराएगा, इस कोशिका में, ये वाली कोशिकाओं में वृद्धि कराएगा, तो वहां पर केवल G1 होगा और G2 होगा, S नहीं होगा। अब आया समझ में? अभी आया बेटा, कोई बात नहीं। आएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, मेरा माथा खराब करेंगे, आलतू फालतू करेंगे। मैं हर्ट होता हूं इन लोगों के कमेंट से, मैं हर्ट होता हूं, कोई बात नहीं, छोड़ो। तुम अपना पढ़ाई पर फोकस करो यार, तुम क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? तेरे को कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ सीधा। देख बेटा, ये कोशिका, हाँ सर, इसमें तो क्या कराने वाला है? मियोसिस 1 विभाजन कराने वाला है ना। इस कोशिका में अगर तू मियोसिस 1 कराने वाला है तो इस कोशिका में पूरा गुणसूत्र होना चाहिए कि आधा? सर पूरा गुणसूत्र बनाने के लिए ऐसा अवस्था होती है, हाँ। यानी ये कोशिका जिसमें अर्धसूत्री प्रथम तो कराने वाला है, ये कोशिका इससे पहले जब वृद्धि अवस्था होएगी इस कोशिका में, तो ये G1 से गुजरी होएगी, फिर S से गुजरी होएगी, फिर G2 से गुजरी होएगी। सोच, S में क्या था? आधे गुणसूत्र से पूरा बनता है ना, हाँ सर। सोच, अगर ये कोशिका S अवस्था से ना गुजरती, एस अवस्था ना होती, तो क्या यहां पर पूरे गुणसूत्र होते कि आधे? अरे बांगड़ू, आधे गुणसूत्र होते ना, पूरे नहीं होते ना। और गुणसूत्र अगर आधे होते तो उसका और विभाजन कैसे करता? सोच। हाँ, डन, क्लियर? तो ये मीनिंग समझ में आ गया क्या? एक कोशिका जिसको अर्धसूत्री विभाजन करना है बेटा, अर्धसूत्री प्रथम करना है, तो उस कोशिका को पहले वृद्धि अवस्था से गुजरना पड़ेगा, और उस वृद्धि अवस्था में G1 भी होएगी, S भी होएगी, G2 भी होएगी, तब जाकर वो कोशिका में पूर्ण गुणसूत्र बनेगा। फिर ये कोशिका अर्धसूत्री प्रथम करेगी, इसका पूरा गुणसूत्र इस कोशिका में जाएगा, ये वाला इसमें जाएगा। ये क्या थे आपके? 1 1 2 2 3 3 समझात थे, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। ये 1 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा। डन, क्लियर है? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? अब जरा इमेजिन कर, इस कोशिका में टोटल अगर देख 1 2 3 भूल, यहां पर कितने गुणसूत्र तेरे को दिखाई दे रहे? टोटल 6 है ना।
यहां पर 1 2 3 एक बार नेग्लेक्ट कर और सोच, यहां पर कितने गुणसूत्र की नंबर कितनी है, संख्या कितनी तेरे को दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6 नंबर कह रहा हूं, नंबर देख। 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 गुणसूत्र हैं। हाँ। यहां पर कितने? 3 है। यहां पर कितने? 3 है, यानी गुणसूत्र की संख्या कम नहीं हो गई? सोच, हो गई ना। अब ये 6 गुणसूत्र का भार जितना था, मात्रा जितनी थी, उनमें से आधे इधर चले गए, तो मात्रा भी तो हाफ हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। याद कर, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या वही रही थी, मात्रा आधी हो गई थी। याद आ रहा है? अर्धसूत्री में मात्रा भी आधी हो रही है, संख्या भी आधी हो रही है। कोई बात नहीं विकास। हाँ जी, अब समझ में आ गया सभी को? क्लियर है ये वाली चीज? चलें आगे। अब मुझे बताइएगा, फाइनली इधर देख, यहां पर हमने यहां पर क्या करा दिया बेटा? टीलोफेज 1 करा दिया, यानी अंत्यावस्था प्रथम करा दिया। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। फाइनली आपकी 2 सेल बन जाएंगी, एक ये वाली। और साइटोकाइनेसिस आप जानते हैं कौन सी विधि से होता है? पादपों में अलग विधि, जंतुओं में अलग विधि। फाइनली आपकी 2 सेल बन चुकी हैं ये। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये जो 2 कोशिकाएं बनी हैं, ये कौन सी अवस्था से गुजरेंगी? सर ये छोटी है ना, वृद्धि करेंगी। हाँ सर। अब ये जब वृद्धि करेंगी तो G1 आएगा, G2 आएगा, S यहां पर नहीं आएगा। यहां पर क्या नहीं आएगा? S अवस्था यहां नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सोच, सोच सोच सोच, जल्दी सोच। यहां पर S अवस्था क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी S अवस्था? S अवस्था क्यों नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि S अवस्था में तो क्या करता है? एक आधे गुणसूत्र को पूरा करता है ना। S अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, एक क्रोमेटिड से दूसरा क्रोमेटिड बनाता है, एक अर्धगुणसूत्र से दूसरा अर्धगुणसूत्र बनाता है। क्या तेरे पास यहां अर्धगुणसूत्र है या पूर्ण गुणसूत्र है? आधा गुणसूत्र है कि पूरा है? अजी पूरा है। जब है पूरा तो फिर क्यों होगा डीएनए रेप्लिकेशन? नहीं होगा ना। तो याद रखना, अर्धसूत्री प्रथम के बाद में, किसके बाद में? अर्धसूत्री प्रथम के बाद में। किसके बाद में? अर्धसूत्री फर्स्ट के बाद में क्या आती है? G1 आती है, और फिर क्या आती है? G2 आती है। S अवस्था नहीं आती है। ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे, क्या ऐसी अवस्था को, ऐसी वृद्धि अवस्था जिसमें S नहीं है, तो क्या मैं इसको अंतरावस्था ही बोल दूं? अंतरावस्था हमने किसको नाम दिया था? इंटरफेज हमने किसको नाम दिया था? वो जिसमें 3 अवस्थाएं थी, G1 था, S था, G2 था। अब यहां पर S नहीं है तो कुछ अलग नाम देना पड़ेगा। क्या नाम देना पड़ेगा? अब इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? अंतराला अवस्था, इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? अंतरालावस्था बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। तो आपसे नीट में अगर प्रश्न पूछा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस? अंतरावस्था और अंतरालावस्था में किस चीज का अंतर है? तो आप क्या आंसर दोगे? कौन सी अवस्था का अंतर है? अंतरावस्था में G1 S G2 होता है, जबकि अंतरालावस्था में केवल G1 और G2 होता है, S अवस्था नहीं होती है। डन। दिमाग में घुस गया? बहुत ही बढ़िया कृष्ण।
मनीष सैनी। क्लियर है? चलो, सो बेटा जी यहां पर अर्धसूत्री प्रथम के बाद में कौन सी अवस्था आती है? अंतराला अवस्था आती है, जिसमें जीवन होता है, G2 होता है। अब अगला प्रश्न यहां पर आएगा, सर एस अवस्था में तो 3 काम हो रहे थे, एस अवस्था में 3 काम हो रहे थे, क्या क्या हो रहे थे? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, यहां पर डीएनए के रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, डीएनए की प्रतिकृति की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन और 2 काम भी तो हो रहे थे, क्या? और 2 काम भी तो हो रहे थे, क्या? जरा सोच। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण, हाँ सर यहां पर हिस्टोन प्रोटीन के संश्लेषण भी नहीं करना हमें, क्यों? क्योंकि भैया जब डीएनए को ही नहीं बढ़ा रहे हो, डीएनए का प्रतिकृतिकरण ही नहीं कर रहे हो, डीएनए का रेप्लिकेशन ही नहीं कर रहे हो, जब डीएनए बढ़ ही नहीं रहा है तो उसको किस पे लपेटे? तो हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं बनेगा, चलो ठीक है। यानी जो 2 काम थे, 3 में से 2 काम जो थे वो तो नहीं हो रहे हैं, ना डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ना हिस्टोन का निर्माण हो रहा है, ओके सर। लेकिन एक ऐसा कार्य था जिसका नाम क्या था? तारक केंद्र का निर्माण। तो क्या सर तारक केंद्र का निर्माण भी नहीं होगा क्या? पूछेगा ना, क्या सर तारक केंद्र का निर्माण भी नहीं होगा? होगा, लेकिन वो जीवन अवस्था में ही होगा। यहां पर नहीं लिखा है कहीं बुक में, तारक केंद्र का निर्माण जीवन अवस्था में हो जाता है, लेकिन किसकी? अर्धसूत्री प्रथम के बाद में ये जो अंतराला अवस्था आती है, इस अंतराला अवस्था की जीवन में तारक केंद्र का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। क्या ऐसा क्वेश्चन पहले कभी पूछा गया है? कतई नहीं पूछा गया है, लेकिन बच्चे पूछते हैं, जब दिमाग लगाते हैं कि जब ऐसी अवस्था नहीं है तो तारक केंद्र का निर्माण कब होएगा? जीवन अवस्था में होएगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों बनेगा? सर क्यों बनेगा? जब विभाजन ही नहीं करना फिर तारक केंद्र क्यों बनेगा? मेरे भाई, ओ मेरे भाई, जीवन G2 के बाद में क्या आएगा? अर्धसूत्री सेकंड नहीं आएगा क्या? अरे बुद्धू, इस जीवन G2 के बाद में अर्धसूत्री खा जाएगा क्या? अर्धसूत्री सेकंड नहीं लाएगा? लाएगा ना। तो अर्धसूत्री सेकंड जो किसके जैसा होता है? समसूत्री के जैसा होता है। उसमें तेरे को 2 तारक केंद्र चाहिए विपरीत ध्रुवों पर लगे हुए। सर मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बीच की कड़ी कौन? ये रही बेटा, दाल बाटी चूरमा कड़ी, ये सब कुछ यही है, ये है जिसका नाम है अंतरालावस्था। तुम लोग यार क्या दिमाग क्यों नहीं चलाने की कोशिश कर रहे हो? इतना डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रहा हूं फिर भी दिमाग नहीं चला रहे हो यार, कसम से। बस आपको सिर्फ एक चीज है, हम ड्रॉपर है, हमारा ध्यान दो, हम ड्रॉपर है। अबे तू ड्रॉपर है, तेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है? पता नहीं किस बात का घमंड है। ड्रॉपर ध्यान दो, ड्रॉपर अरे तू इसको पढ़ना भाई, समझा रहा हूं ना तेरे को। बस एक ही चीज, ड्रॉपर है, हम ड्रॉपर है, अरे ड्रॉपर है तो पढ़ना, किसने रोका है? पढ़। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली साथ खेलते तो सचिन तेंदुलकर घमंड में आ जाता है क्या? नहीं ना, मौका दे रहा है ना वो विराट कोहली को, तभी तो विराट कोहली बनेगा। अब विराट कोहली शुभमन गिल के साथ खेलेगा तो विराट कोहली बोलेगा मैं विराट कोहली हूं, तू शुभमन गिल आगे मत बढ़। नहीं ना, तो किस बात का घमंड है? ड्रॉपर लगाए रखता है। जब देखो यहां पर कुछ बच्चे हैं, जबरदस्ती का एटीट्यूड है बिना फालतू का। पढ़ाई करा रहे, पढ़ना नहीं है, बस ड्रॉपर है।
सर प्रोफेज 1 को इतना क्यों बताया गया है, 5 अवस्थाओं में क्यों बांटा है? जीन विनिमय कराने के लिए, समजात गुणसूत्रों के बीच में एक्सचेंज कराने के लिए। क्यों कराया? कल तेरे को बताया था, अगर जीन विनिमय नहीं होएगा तो क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होएगा तो विभिन्नताएं नहीं पैदा होंगी, विभिन्नताएं नहीं पैदा होंगी तो विकास नहीं हो पाएगा, और लैंगिक जनन अगर होएगा तो लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आती है, और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं कब आती हैं? जब युग्मक का निर्माण होता है, और युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। डन। चलो, तो बीच बीच में हफ्ते में एक दिन डांट खाना जरूरी होता है, क्योंकि डांट खाओगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, चल आगे बढ़े बेटा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सो ये था बेटा जी G1 G2। अब इसके बाद क्या आएगा? अर्धसूत्री सेकंड। अब इधर देख, ये वाली कोशिका है ना, ये वाली कोशिका, इधर देख, सामने देख, देख बेटा, ये कोशिका जिसके अंदर अर्धसूत्री प्रथम हुआ, इस कोशिका में मान ले टोटल 6 गुणसूत्र है, 3 इधर गए, 3 इधर गए। अब ये कोशिका जो है, इसके अंदर अर्धसूत्री प्रथम के बाद में क्या होएगा? सर अर्धसूत्री प्रथम के बाद में G1 आएगी, G2 आएगी। हाँ सर, कोशिका बड़ी हो जाएगी। ये रही वो कोशिका जो बड़ी हो गई है। केंद्र के अंदर 3 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र थे गुरु? यहां पर 3 थे, ये देख 3 है। हाँ सर 3 है। अब आगे क्या होएगा? इधर देख, अब आगे क्या होएगा? 1 2 3 3 है। हाँ सर, अब इसमें क्या होएगा? तो क्या कराएगा? सोच, इसमें क्या कराएगा? अर्धसूत्री सेकंड कराएगा। हाँ सर कराएगा। यहां पर कौन है? तारक केंद्र थे। तारक केंद्र कहां पर पहुंच जाएंगे? सर ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। इधर देख, यहां पर तारक केंद्र कहां पहुंच जाएंगे? सर ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। केंद्र का आवरण क्या हो जाएगा? सर विलुप्त हो जाएगा। गुणसूत्र जो है एक रेखा में लग जाएंगे, 1 2 3 लग गए। हाँ सर, अब यहां पर जो तर्कु तंतु निकलेंगे, यहां पर इससे भी जुड़ेगा, 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 इससे भी जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री सेकंड किसके जैसा होता है? अर्धसूत्री सेकंड जो होता है वो किसके जैसा होता है? समसूत्री के जैसा होता है। सोच, अब फाइनली सोच, यहां पर गुणसूत्र टूट जाएगा। हाँ सर गुणसूत्र टूट जाएगा। ये विपरीत ध्रुवों पर जाएंगे। हाँ सर, आधा गुणसूत्र बन गया। 1 1 आधा हो गया ना, 1 का आधा, 2 का आधा, 3 का आधा। हाँ सर, अब ये ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। हाँ सर पहुंच जाएंगे। पहुंच गए? हाँ जी गुरु जी पहुंच गए। ये ले मेरे भाई, अभी खत्म नहीं हुआ, इधर ध्यान से सुनना। थैंक यू नहीं, इधर ध्यान से सुन, खत्म नहीं हुआ अभी। अब दिमाग लगा, यहां पर ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, 1 था, 2 था, 3 था। पहुंच गए ध्रुवों पर? हाँ सर पहुंच गए। आधे पहुंचे कि पूरे पहुंचे? सर आधे पहुंचे हैं। पहुंच गए ना आधे? पहुंच गए ना आधे? हाँ सर आधे पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर, यहां पर वापस से केंद्र का आवरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? केंद्र का आवरण बन जाएगा। साइटोकाइनेसिस फिर से हो जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइए यहां पर और सोचिए, क्या ये आधे गुणसूत्र हैं कि पूरे गुणसूत्र है? सोच 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 सोच, ये आधे गुणसूत्र हैं कि पूरे गुणसूत्र हैं? अनुज कुमार 2 मिनट के लिए वेट कर। ये आधे गुणसूत्र हैं कि पूरे गुणसूत्र हैं? सर ये आधे गुणसूत्र हैं। आधे है ना, क्या इनको पूरा नहीं करेगा? हाँ सर। ये कोशिका छोटी है कि बड़ी है? सर छोटी। ये कोशिका छोटी है कि बड़ी है? सर छोटी है। तो बता मुझे, इसके बाद में कौन सी अवस्था आएगी? सर G1 आएगी। फिर अब की बार बता, S लाएगा कि नहीं लाएगा? दिमाग लगा, जल्दी से सोच। क्या G1 के बाद में S लाएगा? लाएगा, तभी तो ये पूरा होएगा। ये पूरा, ये पूरा, इधर पूरा, इधर पूरा, इधर पूरा, S आएगी, G2 आएगी। फाइनली कोशिका बड़ी हो जाएगी और वो कोशिका 4 कोशिका बनेंगी ऐसी। क्यों? क्योंकि ये तो आपने इस कोशिका का दिखाया ना, इससे जब 2 बनेंगी, इससे 2 बनेंगी, टोटल कितनी बनेंगी? 4 बनेंगी कोशिकाएं, और वो चारों अगुणित होंगी। चारों की चारों कैसी होंगी? अगुणित होंगी। ये थी सीधी सी बात, ये था अर्धसूत्री। कंप्लीट हुआ है विभाजन। अब आप मुझे बताइए, सोच समझकर मुझे बताइए, प्रश्न मैं तुमसे पूछने वाला हूं, एक अर्धसूत्री विभाजन जब कंप्लीट हो जाता है, कितनी बार डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ? सोच। और कितनी बार केंद्रक का विभाजन हुआ? सोच, दिमाग लगा। कैरियोकाइनेसिस कितनी बार हुआ और डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार हुआ?
अब एक प्रश्न और भी आता है, सर जब यहां पर आप ऑलरेडी गुणसूत्र की संख्या आधी कर दियो तो इसके बाद अर्धसूत्री सेकंड कराने की जरूरत क्या थी सर? है ना, एक तो ये है ना, एक बच्चे ने पूछ भी लिया, सर ऐसा हुआ क्यों? सर आपने अर्धसूत्री सेकंड क्यों कराया? जब ऑलरेडी यहां पर हैप्लॉइड है, अगुणित है, इसके बाद आप और कोशिका बनाओगे वो भी अगुणित है, तो क्यों कराया? आप मुझे बताइए, लैंगिक जनन अगर किसी जीव में चाहता है, अगर कोई जीव, कोई संतति अब इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहती है और वो विकसित हो रही है और उसमें लैंगिक जनन हो रहा है, तो सोच वो ज्यादा से ज्यादा युग्मक पैदा करना चाहेगी या कम युग्मक पैदा करना चाहेगी? बुद्धि का इस्तेमाल करना। कोई जीव अपनी संतति को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, उस जीव को इस पृथ्वी पर जीवित रहना है, उसकी जाति विलुप्त ना हो जाए, उससे बचने के लिए क्या वो ज्यादा से ज्यादा जनन करने की कोशिश करेंगे? और अगर जनन करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो ज्यादा से ज्यादा युग्मक उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे? और अगर युग्मक उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे तो सोच, अर्धसूत्री प्रथम से केवल 2 अगुणित कोशिका बनी थी, अब अगर इनमें अर्धसूत्री सेकंड होएगा जिससे टोटल 4 अगुणित कोशिका बनेंगी, तो क्या अर्धसूत्री सेकंड कराना अनिवार्य है, जरूरी है या नहीं है? सोच, है ना, इसीलिए हुआ अर्धसूत्री सेकंड। विश्वास ना हो गूगल पर सर्च कर लेना, व्हाई मियोसिस सेकंड टेक्स प्लेस। इसका आंसर सीधा मिलेगा, क्या? ताकि गैमेट की फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो, युग्मकों की संख्या ज्यादा बने। डन, एक प्रश्न का आंसर मिल गया। दूसरा प्रश्न मैंने तेरे से पूछा था, इस पूरे अर्धसूत्री विभाजन में कैरियोकाइनेसिस कितनी बार हुआ? इस पूरे अर्धसूत्री विभाजन में कैरियोकाइनेसिस कितनी बार हुआ? तो देख, इस कोशिका में एक बार कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 2 केंद्रक बन गए थे, फिर साइटोकाइनेसिस हो गया। फिर ये कोशिका वृद्धि करी जिसमें G1 G2 आई, S नहीं आई। फिर वृद्धि करने के बाद में इसमें अर्धसूत्री सेकंड होएगा। उस अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में भी तो एक बार कैरियोकाइनेसिस हुआ। हाँ सर, तो कैरियोकाइनेसिस कितनी बार हुआ? नहीं आया? इधर देख ये एक कोशिका, लास्ट टाइम बता रहा हूं, वापस से सुनना, ये एक कोशिका जिसके केंद्रक में 6 गुणसूत्र हैं। इधर देख, लास्ट टाइम बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं पूरी प्रोसेस। ये एक कोशिका जिसके केंद्रक में 6 गुणसूत्र हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए, इस कोशिका में मैं अर्धसूत्री विभाजन कराने वाला हूं, तो इसमें मैं पूरे गुणसूत्र रखूंगा कि आधा गुणसूत्र रखूंगा? जल्दी से मुझे बता। कभी भी किसी भी कोशिका में अगर विभाजन होना होता है तो उसमें आधा गुणसूत्र होगा कि पूरा गुणसूत्र होगा? जल्दी बता। सर ये 6 कहां से आए हैं? वो अंकल जी ने डाल दिए थे इसमें। जल्दी से बताइए, एक कोशिका जिसके अंदर 6 गुणसूत्र है, ये कोशिका जिसके अंदर 6 गुणसूत्र है, ये आधे होने चाहिए कि पूरे होने चाहिए? बुद्धि का इस्तेमाल करो रीमा यादव, कुछ इस्तेमाल करा जाता है यहां से। अरे ये कोशिका जिसमें विभाजन होने वाला है, क्या तो इसमें आधे गुणसूत्र रखेगा कि पूरे गुणसूत्र रखेगा? क्या यार, गजब है भैया, इस क्लास के आधे से ज्यादा बच्चे भाई। पूरी रामायण खत्म होने वाली है और लास्ट में बोलते हैं सर जी सीता कौन थे? नाम ले लें तुम्हारा, लें, तुम्हें बहुत मजा आता है ना सर, नाम ले लो हमारा। इस कोशिका में तू विभाजन कराने वाला है तो इसमें तू आधे गुणसूत्र रखेगा। सोच, इस कोशिका के अंदर तू आधे गुणसूत्र रखेगा, विभाजन कराने वाला है, जस्ट विभाजन होने वाला, आधे गुणसूत्र रखेगा कि पूरे रखेगा? कुछ इस्तेमाल कर यार, आधे रखेगा या पूरे रखेगा? अरे पूरे रखेगा ना, पूरे रखेगा तभी तो आधे होंगे। तू आधे रखेगा, आधे का आधा करा देगा क्या है? 1918 नाम से एक बालक कह रहा है आधे रखूंगा, तेरा दिमाग आधा है यार, इसलिए तू आधे रखेगा। कैसे होंगे? कंप्लीट क्रोमोसोम होंगे। और ये जो आधे आधे कर रहे हैं तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा ये चैप्टर कसम से। और
कोई भी टीचर आ जाए वो तुमको पढ़ा दे कसम से, हम थैंक यू बोल देंगे यार। मैं तो कह रहा हूं योगेश सर आ जाए तुम जैसे बालकों को कसम से वो पढ़ा दे यार, मैं थक गया हूं भाई तुमको समझा समझा के प्यार से कि भाई और कैसे समझाएं तुमको। इतना धीरे धीरे हौले हौले A to Z कंसेप्ट बता दिया, फिर भी तू वहीं पर अटका पड़ा है। सोच, आधा गुणसूत्र रखेगा, उसमें विभाजन अगर करेगा, इस गुणसूत्र का विभाजन कैसे करेगा? आधे गुणसूत्र का विभाजन करेगा क्या? आधे को और आधा करेगा क्या? गजब है यार। अभी थोड़ी देर पहले तेरे को बताया, यहां पर तेरे को बताया, यहां पर कि भैया ये कोशिका अगर विभाजन करने वाली है तो इसमें पूरे गुणसूत्र होंगे, फिर भी कह रहा नहीं आधे होंगे। तेरा दिमाग आधा है कसम से, जो बच्चे हैं ये। आज हमको बहुत मजा आ रहा है तुमको डांटने में, बहुत मजा आ रहा है। तुम एक दिन डांट खाओ, 7 दिन तक वो डांट तुम्हारे दिमाग में रहेगी। तो भैया ये कोशिका जिसके अंदर क्या होने वाला है, मियोसिस 1, इसके अंदर होंगे पूर्ण गुणसूत्र। और पूर्ण गुणसूत्र करने के लिए इस कोशिका को पहले किससे गुजरना पड़ेगा? G1, फिर S, फिर G2। डन? समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? एल देख बेटा, ये एक छोटी कोशिका, ठीक है, इधर देख, तो इधर देख, ये एक छोटी कोशिका, इसके अंदर केंद्रक था और इसके अंदर ये आधे गुणसूत्र, आधे आधे आधे, ठीक है। फिर ये कोशिका G1 में आई, फिर G1 के बाद ये S में आई, G1 में आई, फिर S में आई, फिर G2 में आई। अब मुझे बता, फाइनली जो कोशिका यहां से यहां G1S G2 में आ जाएगी, बड़ी हो जाएगी? हाँ सर, बड़ी हो जाएगी। S से गुजरेगी तो यहां पर आधे से पूरा हो जाएगा? हाँ सर, पूरा हो जाएगा। अब जब ये पूरा हो जाएगा तो ये पूर्ण गुणसूत्र, अब ये क्या करेगी? विभाजन। क्या होएगा सर? अर्धसूत्री प्रथम। अर्धसूत्री प्रथम जब होएगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी सर? 2 कोशिका बनेंगी। ये 2 कोशिका बना दिए, क्या हो गया? मियोसिस 1 हो गया, ठीक है। मियोसिस 1 होएगा, इतना तेरे को पल्ले पड़ चुका है। मियोसिस 1 होने के बाद में 6 गुणसूत्र है, तो 6 में से 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, ठीक है। डन? क्लियर है? ये 3 थे, और सॉरी ये 6 थे, 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए। डन? अब ये कोशिका छोटी है, वृद्धि करेंगी? हाँ सर, वृद्धि करेंगी। ये अगर वृद्धि करेंगी तो डीएनए का रेप्लिकेशन तो होना नहीं है, क्योंकि पूरे गुणसूत्र पहुंचे। जब पूरे गुणसूत्र पहुंचे तो केवल क्या होएगा? G1 होगा और G2 होगा, S नहीं होएगी। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? इंटरकाइनेसिस, अंतराला अवस्था। चलो जी, बड़ी हो गई है? हाँ सर, बड़ी हो गई है। कितने गुणसूत्र? 3। कितने गुणसूत्र? 3। फिर इसमें विभाजन होएगा? हाँ सर, इसमें विभाजन होएगा। इसमें विभाजन होएगा तो कितनी कोशिका बनेंगी सर? 2। इसमें विभाजन होएगा, कितनी कोशिका बनेंगी सर? 2। किसमें? इन दोनों में विभाजन होएगा, इसमें और इसमें, तो कितनी कोशिका बनेगी भैया? इससे 2 कोशिका, इससे 2 कोशिका बन गई। हाँ सर। अब जरा सोच, यहां पर कौन सा विभाजन होएगा सर? मियोसिस 2 होएगा। और मियोसिस 2 किसके जैसा? माइटोसिस समसूत्री। यानी ये अगर 1 2 3 था, ये 1 2 3 था, तो जरा सोच, यहां पर आधा 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 गुणसूत्र आएगा, आधा आधा, इधर भी आधा 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 गुणसूत्र आएगा। कैसा आएगा? आधा गुणसूत्र आएगा। अब ये कोशिकाएं छोटी हैं, क्या करेंगी सर? वृद्धि करेंगी। हाँ सर, वृद्धि करेंगी। अब जब ये वृद्धि करेंगी तो क्या आएगा सर? G1 भी आएगा, S भी आएगा, उल्टा कर दिया, G1 भी आएगा, S भी आएगा और G2 भी आएगा। हाँ सर, G1 S G2 ये तीनों अवस्थाएं आएंगी। और जरा सोच, जब ये फाइनली इन अवस्थाओं से गुजर जाएगी, ये चारों कोशिकाएं आकृति में बड़ी हो जाएंगी। अब सबको बड़ा मैं करके दिखा नहीं सकता, 3 दिख रही है, चौथी इसके नीचे है। तो भैया जरा सोच, यहां पर आधा जो था वो क्या हो जाएगा सर? पूरा हो जाएगा।
आधा जो है क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आधा क्या हो जाएगा गुरु, पूरा हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3। ये है पूरा का पूरा अर्धसूत्री विभाजन। अब इतनी सी बात मैंने तेरे से पूछी, इस पूरे अर्धसूत्री विभाजन में कितनी बार कैरियोकाइनेसिस हुआ? अर्धसूत्री विभाजन यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से थोड़ा ना हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन में कैरियोकाइनेसिस कितनी बार देखा? यहां से यहां तेरे को एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहां पर कैरियोकाइनेसिस हुआ, हाँ एक बार यहां हो रहा है। उसके बाद जरा सोच, ये बड़ी थी, इसमें भी वापस से कैरियोकाइनेसिस हुआ। हाँ, तो कितनी बार कैरियोकाइनेसिस हुआ? केंद्रक का विभाजन कितनी बार हुआ? सर कैरियोकाइनेसिस कितनी बार हुआ? सर 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। डन। एक बार अर्धसूत्री प्रथम में हुआ, एक बार अर्धसूत्री द्वितीय में हुआ। अब एक कह रहा है सर 3 बार हुआ। पता है वो 3 कैसे सोच रहा है? देख, एक तो यहां पर हो गया, एक इसमें भी हुआ, एक इसमें भी हुआ, इसलिए 3 बार हो गया। हाँ जी, कैरियोकाइनेसिस कितनी बार हुआ है? एक मियोसिस 1 में हुआ है, एक मियोसिस 2 में हुआ है। ठीक है, मियोसिस 1 में भी कैरियोकाइनेसिस हुआ, मियोसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस हुआ। डन। दूसरा, डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार हुआ? डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार हुआ? सोच, डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार हुआ? क्या यहां पर मियोसिस यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, विभाजन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से थोड़ी ना हो रहा है, यहां से। मियोसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार? यहां पर हुआ था क्या? नहीं, केवल G1 G2 थी, S नहीं थी। लेकिन यहां पर तो हुआ ना। हाँ सर, तो रेप्लिकेशन डीएनए का कितनी बार हुआ? सर डीएनए का रेप्लिकेशन केवल 1 बार हुआ है, 1 टाइम हुआ है। क्या ये समझ में आ गया? तीसरा प्रश्न, अगर कोई कोशिका अर्धसूत्री प्रथम विभाजन करती है तो वो कोशिका पहले एस अवस्था से गुजरी होगी। क्या बोला? अगर कोई कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है या समसूत्री भी करती है तो वो उससे पहले एस अवस्था से गुजरी होगी। जी जनाब, गुजरी होगी। लेकिन अगर कोई कोशिका अर्धसूत्री द्वितीय करती है, सेकंड करती है, तो क्या वो उससे पहले इस अवस्था से गुजरी है? नहीं। देख ले, ये कोशिका देख, यहां पर देख, ये कोशिका में अर्धसूत्री सेकंड हुआ। क्या इससे पहले ये इस अवस्था से गुजरी थी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा गुणसूत्र था। आया समझ में? आ गया? डन। याद रखना, अर्धसूत्री प्रथम होने से पहले कोशिका एस अवस्था से गुजरेगी। अब वो बच्चे जो कह रहे थे हमको एनसीईआरटी की ये लाइन समझ में नहीं आई थी, फोटो भेज रहे थे, सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई थी, क्या बोला था मैसेज करके? आज बताऊंगा। पढ़ इसको। यहां पर ये लाइन थी वो जो लिखी हुई थी कि भैया कोशिका अगर अर्धसूत्री प्रथम जो करने वाली है वो पहले एस अवस्था पूरा करके आएगी, तब जाकर उसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होएगा, मियोसिस 1 होएगा। तुम पूरी चीज सुनते नहीं हो, तुम पहले तुम्हारे क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं। टॉपिक खत्म नहीं होता है, उससे पहले क्वेश्चन तुम्हारे हो जाते हैं। टॉपिक तो खत्म होने दे। जरूरत नहीं है इसकी लैम्प ब्रश की, एंडोमाइटोसिस की, क्लोज्ड माइटोसिस की, एनेस्ट्रल की। जहां जरूरत होगी वहां बताऊंगा। एस्ट्रल रेज जानता है? एस्ट्रल रेज पड़ी थी? हां सर पड़ी थी। किसमें मिल रही थी? जंतु कोशिका में। कहीं एस्टर बने थे? हां बने थे। ये एस्टर नहीं बनते किसमें? पादप कोशिकाओं में। ऐसा माइटोसिस क्या कहलाता है? एनेस्ट्रल कहलाता है। तो पादपों में क्या होता है? एनेस्ट्रल। एस्टर रेज नहीं बनती है। डन। एंडोमाइटोसिस क्या होता है? एक ऐसा माइटोसिस जिसमें केंद्रक आवरण विलुप्त नहीं होता है, केंद्रक आवरण के अंदर ही गुणसूत्र का विभाजन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस।
डन। लैंप ब्रश क्रोमोसोम जो होते हैं वो किसमें मिलते हैं, याद रखना, ड्रोसोफिला जो होती है, ड्रोसोफिला नाम सुना है ना, ड्रोसोफिला की जो सलाइवा होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उसके अंदर होते हैं लैंप ब्रश क्रोमोसोम। क्यों नाम दिया लैंप ब्रश क्रोमोसोम, क्योंकि इनकी आकृति जो होती है लैंप के समान होती है और ब्रश शेप में होती है। इस तरीके से ये यहां पर कुछ कुछ जगहों पर फूले हुए होते, लैंप शेप में होते हैं, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। ऐसे पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं, oocytes में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, अंडकों में मिलते हैं, आकृति इनकी बड़ी होती है। जिसकी जरूरत नहीं है वहां पर नहीं पढ़ाया है, क्यों बिना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है यार। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्र की प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री प्रथम अवस्था प्रारंभ होती है। यानी अर्धसूत्री प्रारंभ करने से पहले आपको इस अवस्था से गुजारना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन या पुनर्योजन होता है। अब सोच, एस अर्धसूत्री सेकंड में, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है, लिखा हुआ है ना यहां पर। एक काम कर, जरा एनसीईआरटी संपूर्ण खोल, और एनसीईआरटी संपूर्ण जब खोलेगा तो ये बिंदु पर मैंने स्टार लगाया है, देखा है। एक काम कर, एनसीईआरटी संपूर्ण अगर है खोल के देख, ये वाला जो बिंदु है इस पर मैंने स्टार लगाया हुआ है। किसी को पता है, पता है क्यों स्टार लगाया हुआ है? और अगर नहीं पता तो बताता हूं। इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में यहां पर अर्धसूत्री सेकंड नहीं दिया हुआ, केवल अर्धसूत्री लिखा हुआ है, मियोसिस। क्या लिखा हुआ है, मियोसिस। ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में यहां पर अर्धसूत्री सेकंड। और इनफैक्ट नई जो एनसीईआरटी ना, न्यू, उस न्यू एनसीईआरटी में भी हिंदी मीडियम में यहां पर सेकंड लिखा हुआ है, और इंग्लिश में केवल यहां पर मियोसिस लिखा हुआ है। मियोसिस सेकंड नहीं लिखा हुआ, मियोसिस लिखा हुआ है। अब तू मेरे को बता, क्रॉसिंग ओवर पुनर्योजन तूने कहां पर कराया था? मियोसिस में कराया था। मियोसिस 1 में कराया था कि 2 में कराया था? दिमाग लगा, बुद्धि का इस्तेमाल कर। इसका मतलब मियोसिस 1 विकास के लिए और मियोसिस 2 वृद्धि के लिए। प्रभु, कतई तुम तो घुस गए उसमें कुछ ज्यादा ही हैं। मियोसिस 1 विकास के लिए, मियोसिस 1 यस विकास के लिए, गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए, युग्मक बनाने के लिए, मियोसिस 2 ज्यादा युग्मक बने उसके लिए। डन। तो यहां पर मियोसिस 2 नहीं आना चाहिए था। सिंपल यहां पर देख लेना, विश्वास, तुमको विश्वास नहीं होगा, तुम एक काम करना, इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी देख लेना। एनसीईआरटी संपूर्ण में मैंने अर्धसूत्री लिखा है, अर्धसूत्री सेकंड नहीं लिखा है। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन या पुनर्योजन होता है। खुद थोड़ा सा सोच यहां पर तेरे हिसाब से क्या अर्धसूत्री सेकंड में समजात गुणसूत्र आपस में जुड़े थे? सोच, खुद सोच, कहीं ऐसा कहीं पढ़ा हमने, या तुम्हारी एनसीईआरटी में कहीं ऐसा अर्धसूत्री सेकंड में कहीं युगलन हो रहा है, सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र बन रहे हैं, पुनर्योजन हो रहा है? क्या अर्धसूत्री सेकंड में हुआ था? नहीं सर, मिस्टेक है। क्या आना चाहिए था? अर्धसूत्री प्रथम आना चाहिए था यहां पर। चलो जी, डन। ये है हमारा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और ये अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होता है आपका पूरा का पूरा। इसमें आपको अंतरालावस्था जो है वो याद रखना, भूलना जाना, इंटरकाइनेसिस। चलिए, अब यहां पर कुछ बिंदु हैं जो बताने हैं। ये अर्धसूत्री सेकंड सेम टू सेम जो तूने समसूत्री में पढ़ा, यूं का यूं। पूर्वावस्था सेकंड किसकी जैसी है? समसूत्री की पूर्वावस्था। क्या होगा भैया? गुणसूत्र वापस से क्या हो जाएंगे? बिल्कुल वैसे ही सिकुड़ जाएंगे और गुणसूत्र मतलब गुणसूत्र बदल जाए, गुणसूत्र पैदा हो जाएंगे, ठीक है। मध्यावस्था में क्या हो जाएंगे? सारे के सारे गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाएंगे, एक रेखा में लग जाएंगे। पश्चावस्था जो होगी इसमें वापस से गुणसूत्र बिंदु अलग होएगा। अच्छा, एक और चीज,
पूरी मियोसिस में गुणसूत्र कितनी बार टूटा? एक और क्वेश्चन का आंसर दे फटाफट। पूरी मियोसिस में गुणसूत्र बिंदु कितनी बार टूटा? एक बार। वेरी गुड। पूरी मियोसिस में अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु या गुणसूत्र एक बार टूटते हैं, वो भी किसमें? मियोसिस सेकंड में। ठीक है, एक और क्वेश्चन बस, ये बाकी तो सारा सेम है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाकी अंत्यावस्था हो जाएगी, अर्धसूत्री विभाजन। हाँ भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर फिनिश होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है और वो लास्ट क्वेश्चन ये है, वो कौन सी अवस्था है जो ये तय करती है, या मैं बोलूंगा वो कौन सी अवस्था है जो द्विगुणित से अगुणित बनाने के लिए उत्तरदायी थी? फिर से सुनना, वो कौन सी अवस्था है जिससे एक द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका बनने के लिए रेडी हो गई है? सोच, दिमाग लगा, इधर देख, फोकस कर, सोच जरा, दिमाग लगा, फोकस कर, इधर देख। ये कोशिका मेरी कोशिका जिसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं, इस कोशिका में सबसे पहले मियोसिस 1 होएगा। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 होएगा, मेटाफेज 1 होएगा, एनाफेज 1 होएगा और टीलोफेज 1 होएगा। और फाइनली होने के बाद में 2 कोशिका बनेंगी। कैसी? अगुणित, कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस होने के बाद में, है ना। मेरा प्रश्न ये है, 23 लिख देता हूं, 23 डन। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वापस से सुनना। कौन सी अवस्था है इनमें से जो ये तय करेगी अगुणिता पैदा हो? इनमें से कौन सी अवस्था है जो ये तय करेगी अगुणिता पैदा हो? सोच, अगर ये एनाफेज नहीं होती, इमेजिन कर, सोच 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 सोच, अगर एनाफेज नहीं होती, क्या समजात गुणसूत्र अलग होते? सोच, समजात गुणसूत्र अलग नहीं होते तो द्विगुणिता बनी रहती। पवन फुलेरिया, फिर से सोच बेटा, देख, प्रोफेज 1 में भी 46 ही गुणसूत्र हैं। हाँ सर। मेटाफेज 1 में भी 46 गुणसूत्र हैं। एनाफेज 1 जब हुई तो 46 में से 23 इधर चले गए, 23 इधर चले गए। दिमाग लगाना आया? पल्ले पड़ा? अजी पल्ले पड़ा? समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? डन। तो एनाफेज 1 वो अवस्था है जो निर्धारित करती है अगुणिता को। समझ में आया? डंडना डंडन। और ये प्रश्न नीट में भी पूछा गया है और मैं हिंट नहीं दूंगा। संडे को जो टेस्ट होने वाला है, जो मैं ऑलरेडी कल आपको बता दिया था, इस संडे को टेस्ट है और इस संडे को जो टेस्ट है उसमें 65 से 67 क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं, सेल डिवीजन वाले चैप्टर के हैं, और लगभग 35 क्वेश्चन, 35 से 33 क्वेश्चन जो हैं, 33 से 35 क्वेश्चन जो हैं वो आपके किसके हैं? सेल वाले चैप्टर के हैं। ठीक है गुरु, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। तो सर इंपॉर्टेंट तो देख, यहां पर देख, इंपॉर्टेंट तो ये भी है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है। मैंने प्रश्न ये पूछा, कौन सी वो अवस्था थी जो तय करेगी अगुणिता लाने के लिए? क्या इस अवस्था में अगुणिता आ रही है? 46 ही मिल रहे थे, 46 मिल रहे हैं, यहां पर भी 46 मिल रहे हैं, लेकिन इन 46 को 23 भागों में बांटा इस अवस्था में। 23 इधर ले गए, 23 इधर ले गए। सोच, अगर ये ना होती तो फिर बाद में अगुणिता आ पाती नहीं ना। तो अगुणिता लाने के लिए जिम्मेदार कौन?
एनाफेज 1। ठीक है। हाँ बेटा, कल की छुट्टी है, क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में भी सर ने बता दिया, मैंने भी स्टार्टिंग में बता दिया, बता तो दिया। ठीक है, अभी रुक जा, अभी एक क्वेश्चन और रह रहा है, लास्ट। आज मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि तुम्हारे कुछ प्रश्न थे, कॉल्चीसिन और ये सारी चीजें, है ना, बोला था ना। एक क्वेश्चन और बच गया, एक क्वेश्चन और बच गया ना, कौन सा सर? कॉल्चीसिन वाला बच गया। एक कॉल्चीसिन नाम से कोई चीज थी, वो रह गई है ना। एक कॉल्चीसिन नाम से एक चीज थी, एक क्वेश्चन देखा था, वो चीज समझ में नहीं आई थी, मैंने कहा ये भी तेरे को बताऊंगा, ध्यान से सुन। कॉल्चीसिन एक रसायन है जो एक पादप से प्राप्त होता है। किससे? एक प्लांट से मिलता है। कॉल्चीसिन एट्रोपा नाम से पादप है, अलग अलग वैरायटी होती है। कॉल्चीसिन एट्रोपा एक पादप है जिससे ये एक रसायन मिलता है। ठीक है, क्या है ये बेटा? ये एक प्रकार का सेफ्रन होता है। सेफ्रन जानता है? सेफ्रन जानता है? केसर, एक प्रकार का केसर का पादप होता है। उस केसर के पादप से हमें एक रसायन मिलता है कॉल्चीसिन। ठीक है सर, अब ये क्या करता है बेटा? ये जो है ना, ये सूक्ष्म नलिका के अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होते हैं। अब इमेजिन करिए सूक्ष्म नलिका है और इसके अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। हाँ, तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन अगर बढ़ते जाएंगे, इमेजिन करिए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन 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 है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन अगर जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, तो इन ट्यूब्यूलिन के जुड़ने से सूक्ष्म नलिका बनेगी। इधर फोकस कर, क्या बोला मैंने? इधर फोकस कर। क्या ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ने क्या बनाया था? सूक्ष्म नलिका बनाई थी ना? हाँ सर, बनाई थी। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन अगर जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, है, एक तरीके से पॉलीमराइजेशन होता जाएगा, आपस में फ्यूज होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो सूक्ष्म नलिका नहीं बन जाएगी। सूक्ष्म नलिका बनती जा रही है, बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब मैं तेरे से अगर ये बोलूं कि अगर ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ना जुड़ पाए, ना जुड़ पाए, ना जुड़ पाए, जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जुड़ पा रहे? क्योंकि इनको जोड़ने से रोकने का काम, ट्यूब्यूलिन को आपस में जुड़ने से रोकने का काम एक रसायन करता है जिसका नाम है कॉल्चीसिन, जो केसर से मिलता है, केसर से प्राप्त होता है। अब सोच, अगर कॉल्चीसिन हम स्प्रे कर दे, अगर कॉल्चीसिन का अगर हम स्प्रे कर दे, इससे प्राप्त कॉल्चीसिन जो है अगर वो मैं डाल दूं, तो सूक्ष्म नलिका का निर्माण होगा। और सूक्ष्म नलिका तर्कु तंतु बनाती है। क्या तर्कु तंतु बन पाएंगे? और तर्कु तंतु अगर नहीं बन पाएंगे तो क्या समसूत्री विभाजन हो पाएगा? और समसूत्री विभाजन नहीं हो पाएगा तो क्या मैं इसको माइटोटिक पॉइजन बोल सकता हूं? सूत्री या समसूत्री विष बोल सकता हूं? पढ़ने वाले को तो समझ में आया होगा, हमको विश्वास है पढ़ने वाले को समझ में आएगा। क्या कि कॉल्चीसिन एक प्रकार का विषैला पदार्थ है, एक तरीके का पॉइजन है, जो क्या कर रहा है सर? सूक्ष्म नलिका के निर्माण को रोक रहा है। वो सूक्ष्म नलिका जो तर्कु तंतु बना रही है उसके निर्माण को रोक रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा, इसको क्या मैं माइटोटिक पॉइजन नहीं बोलूंगा? हाँ, यही था ना क्वेश्चन, यही था ना। तुम क्वेश्चन दे दनादन 3-4 दिनों से लगे जा रहे हो, बोले जा रहे हो। अरे भैया ये तब समझ में आएगा जब तू पूरी सारी चीजें पढ़ लेगा। रोक रखा था ना मैंने, बताऊंगा, बोला था ना। अब एक और चीज सर, ये कॉल्चीसिन जो होता है ये कौन सी अवस्था में काम करेगा? सोच, वो जो तर्कु तंतु जो थे निकले थे, वो निकल कर गुणसूत्रों से जाकर जुड़ रहे थे, कौन सी अवस्था में?
सोच, दिमाग लगा, कौन सी अवस्था में जुड़ रहे थे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कौन सी अवस्था में जाकर जुड़ रहे थे? प्रोफेज में जुड़ रहे थे। वाह वाह बेटा वाह वाह। सर माइटोसिस पॉइजन बोल सकते हैं? हाँ बेटा, मैंने माइटोटिक लिख दिया, तो माइटोसिस कर ले। उस दिन बताया एक ही चीज है। मेटाफेज में तो ये पर्टिकुलरली कौन से अवस्था को अवरोधित करता है? प्रश्न पूछा गया है। संडे को टेस्ट हिंट दे रहा हूं। कौन सी अवस्था को अवरोधित करेगा? कौन सी अवस्था में बाधा पहुंचाएगा? मेटाफेज अवस्था में बाधा पहुंचाएगा। दूसरी चीज, अगर आप इसका स्प्रे कर दोगे, तर्कु तंतु नहीं बनेंगे। सोच, तर्कु तंतु नहीं बने, गुणसूत्र नहीं बटे। वो गुणसूत्र जब नहीं बटेंगे, फिर वापस से इस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया तो बहुगुणिता आएगी, पॉलीप्लॉइडी आएगी, 2n से 4n हो जाएगा। हाँ, तो पॉलीप्लॉइडी लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? कॉल्चिसिन। ये था बेटा जी आपका चैप्टर। ठीक है, अब हम कल क्या करने वाले हैं? कल तो छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी, कल बेटा रहेगी छुट्टी। कल है थर्सडे। फ्राइडे को मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस की, इसकी और सेल वाले चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। रेडी रहना। दो चैप्टर की। सर कॉल्चिसिन हमारे शरीर में कौन करता है निर्माण? कॉल्चिसिन का निर्माण हमारे शरीर में कौन करता है? हमारे शरीर में कॉल्चिसिन का निर्माण कौन करता है? कोई भी बालक, इस बालक ने जो क्वेश्चन पूछा है, आप अपनी तरफ से जो मन करे लिख दो बेटा। इस बालक ने पूछा, सर ये कॉल्चिसिन हमारे शरीर में कौन बनाता है? ठीक है। दूसरा, जिन भी बच्चों के डाउट्स हैं क्वेश्चंस में, तो जो फ्राइडे को क्लास होने वाली है, उस फ्राइडे की क्लास में जो मैंने आपको मॉड्यूल्स दिए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। डन? हाँ जी। बेटा ये मियोसिस को भी रोकता है, माइटोसिस को, बट ज्यादा से ज्यादा डिवीजन कौन सा होता है तेरी बॉडी में? अभी कौन सा डिवीजन चल रहा है, उस बेसिस पर सोच। हाँ भाई, सर क्लास में प्रैक्टिस कराओगे? हमने किसी और भाषा में बोला अभी कि परसों आकर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ओए मोरी अम्मा, बस तू समझ गया। मैंने तेरे को बोल दिया कि परसों जो तुमको मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे, मॉड्यूल दिए थे, एनसीईआरटी संपूर्ण में क्वेश्चन दिए हैं, वही क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो अब मैं इसको अलग लैंग्वेज में बोलूं? सर वही ना, क्लास में प्रैक्टिस कराओगे ना? तू बुड़बक नहीं है, तू समझदार बच्चा है। तू बुड़बक वाली हरकतें मत किया कर बेटा। सर एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। कितनी बार पढ़ाऊं मेरे को बता? मैं तेरे को कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ाऊं? तेरे को सारी की सारी एनसीईआरटी बताता जा रहा हूं। कौन सी एनसीईआरटी चाहिए? कोई बालक मुझे ये बताओ, क्या मैं तुमको एनसीईआरटी हाईलाइट करके, क्या मैं तुमको एनसीईआरटी लाकर, क्या एक एक लाइन पढ़ाकर, अपनी तरफ से पढ़ाकर, एक्स्ट्रा जो चीजें वो पढ़ाकर, क्वेश्चन देकर, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा? क्या चाहता है और क्या चाहता है? जरा एक काम करना, कहीं पर भी किसी भी कोचिंग में अगर कोई बच्चा, उससे पूछना बायो की प्रिपरेशन में क्या क्या चल रहा है। ये सारी चीजें चल रही हैं, कई जगह चल रही हैं, बिल्कुल चल रही है, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन जहां बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है ना, वहां पर भी यही चीजें चल रही है, और यहां पर भी वही चीज करा रहा हूं मैं तेरे को।
सर कल बैकलॉग होगा। हाँ बेटा, कल फिजिक्स की क्लास होगी 12 बजे, परसों केमिस्ट्री होगी और तरसों वापस से बायो की होगी। 6 दिन का बताया था ना आपको। टोटल बैकलॉग की सीरीज कितने दिन की चलेगी? 6 दिन की। 3 दिन हो गए, 3 दिन और, ठीक है। तो अब हम परसों मिलेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। संडे को जो टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आपके पास अगर हो बुक है तो उसमें से करिए, बाकी जो मैंने दिया है उसको करिए, है ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो एक बार उसको स्कैन करना भी सीखो। डाउटनेट की एप्लीकेशन पे नहीं मिल रहा है तो मैं आऊंगा ना परसों, आपको एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। चलो जी, मिलते हैं बेटा जी फिर परसों। डन। चलो, हाँ जी सर एक वर्ड रह गया, डिसजंक्शन। हाँ, एक डिसजंक्शन एक वर्ड रह गया बेटा। क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र एनाफेज 1 में एक दूसरे से अलग हुए थे। इस प्रक्रिया को बोला जाता है डिसजंक्शन। जंक्शन क्या होता है? सोच, जंक्शन क्या होता है? हम बोलते हैं रेलवे जंक्शन, जहां पर कोई चीज आपस में जुड़ रही है। तुम ट्रेन से जुड़ रहे हो, कहां पर? जंक्शन पर। तो जंक्शन क्या होता है? जहां पर कोई दो चीजें एक दूसरे से जुड़ रही हैं। सोच, समजात गुणसूत्र जो थे यहां पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास थे, एक जंक्शन पर थे। अब जब ये समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन। यानी जंक्शन टूट गया, डिस का मतलब अलग हो गया। चलो जी, एक बार आज एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है अनुज? और जितने भी बच्चे, जितना पढ़ाया है ना बेटा उतना पढ़ लेगा ना, बहुत होगा। जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, हद से ज्यादा सफिशिएंट है। अब तू लैंप ब्रश, पॉलीटीन और ये एंडोमाइटोसिस, रीडुप्लीकेशन, एंडोरीमाइटोसिस, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ाने को इस चैप्टर में। जितना पढ़ाना था, एनसीईआरटी कवर करनी थी वो पूरी करी, और जितना एक्स्ट्रा चीज जितनी चाहिए थी वो भी बताई है। जिसकी जरूरत नहीं है वो नहीं बताया मैंने आपको, ठीक? ओके। एक और टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको परसों आकर कवर करा दूंगा एक बार जल्दी से फास्ट में। एमाइटोसिस, ये अभी कवर कर दें इसको? ले यार, अभी के अभी खत्म कर देते हैं, अगले दिन के लिए क्या वेट करना। आइए एमाइटोसिस और पढ़ लेते हैं। तीसरे प्रकार का विभाजन होता है जिसका नाम होता है एमाइटोसिस। इसको खत्म कर देते हैं, छोटा सा है। एमाइटोसिस असूत्री विभाजन। सर क्या होता है? देख बेटा, ये एक कोशिका है, उसके अंदर ये एक केंद्रक है। कई बार इस असूत्री विभाजन को द्विविखंडन भी कहा जाता है। सुन ले मेरी बात, ये एक कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं है, ये एक कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक है। इधर फटाफट सुन लेना, इस कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं है, ये आनुवांशिक पदार्थ था। ये कोशिका है जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ इस तरीके से है, ठीक है? सिंपल, जल्दी से सुनिएगा। बैक्टीरिया आप सभी ने नाम सुना है? हां सर, बैक्टीरिया नाम सुना है हमने। बैक्टीरिया के अंदर कोई मीजोसोम नामक कोई संरचना याद आ रही है? हां सर याद आ रही है, आज भी बताई थी रिवीजन क्लास में। ये मीजोसोम अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसने क्या कर लिया? रेप्लिकेशन कर लिया। बढ़ते अपने आप को दो भागों में बांट लिया। दिस इज कॉल्ड द्विविखंडन।
इसी प्रक्रिया को हमने क्या बोला? द्विविखंडन। क्या बोला इसको? द्विविखंडन, जो किसमें होती है? बैक्टीरिया में होती है। सेम टू सेम द्विविखंडन जैसी प्रोसेस जो किसमें होती है? निम्न श्रेणी के एकल कोशिकीय जीवों में होती है। क्या? निम्न श्रेणी के जो एकल कोशिकीय जीव हैं, एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं, कौन से? एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं। सर कौन से? जैसे तूने नाम सुना है क्या? अमीबा, जैसे तूने नाम सुना प्रोटोजुआ, एल्गी, ये नाम सुना है? हां सर। शैवाल जिनको हम बोलते हैं, तो शैवाल में, प्रोटोजुआ में जो कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। इनमें, इधर देख, इनमें कोई कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ, कोई प्रोफेज, कोई मेटाफेज, कोई एनाफेज, कोई टीलोफेज, कुछ नहीं हुई। सीधा प्लाज्मा झिल्ली अंदर की तरफ फोल्ड हो गई और फोल्ड होते 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 केंद्रक को भी दो भागों में सीधा बांट दिया। ऐसे कोई कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ, सीधा प्लाज्मा झिल्ली अंदर मुड़ती गई और केंद्रक को भी तोड़ते 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 दो भागों में बांट दिया। कोई प्रॉपर कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ, कोई तरीके से साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। सीधा प्लाज्मा झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ी, दरार पैदा करी और अंदर बांट दिया सब कुछ। यह विभाजन क्या कहलाता है? एमाइटोसिस, जो एक प्रकार का द्विविखंडन जैसा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये निम्न श्रेणी के जो एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं उनमें मिलता है। याद रखना, भूल ना जाना। और जरा सोच, सेम टू सेम कंडीशन, ऐसी की ऐसी कंडीशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलती है। तुमने अगर पिछला चैप्टर पढ़ा हो तो माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग पढ़ी हो, माइटोकॉन्ड्रिया में लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी, लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन कर लेता है। याद आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन कर लेता। अजी ऐसी तो प्रोसेस होएगी। ये थी आज की क्लास। सब कुछ बता दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, A to Z चीज पढ़ा दिए। अपन ने अपनी तरफ से सब कुछ कवर करा दिया है। अब तुम्हारी मर्जी, कितना पढ़ते हो, कितना चीजों को रिवाइज करते हो। अपन ने अपना 100 एंड जितना % होता है, मेरे को पता है कि मैंने अपना वो दे दिया। अब तुम्हारी बारी है सारी चीजों को रिवाइज करने की, सारी चीजों को समझने की, उनको पढ़ने की, उनको फिर से फील करने की। ठीक है? मॉड्यूल कहां पर मिलेंगे जरा इनको बता दीजिए। मॉड्यूल कहां पर मिलेंगे? मॉड्यूल PDF स्लाइड, वहां पर एक कॉलम आता है, PDF स्लाइड पर क्लिक कर, जीव विज्ञान ऊपर लिखा होगा, बायो, उस पर क्लिक कर। वहां पर क्लिक करने के बाद एक फिल्टर का ऑप्शन आएगा, फिल्टर पर जा, वहां पर NCERT संपूर्ण लिखा होगा, उस पर क्लिक कर, मिल जाएगा तेरे को। डन? चलो जी, मिलते हैं बेटा जी फिर अपन परसों।